नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने जो पिछली वीडियो आपको दी थी, यानी आप लोगों ने देखी होगी, तो हमने उसमें बात करा था अर्थशास्त्र का। यानी अर्थशास्त्र के बेसिक्स की बात करी थी कि इकोनॉमिक्स आखिरकार इकोनॉमिक्स का विषय क्या है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? अर्थव्यवस्था, यानी जिसको कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपना इकोनॉमी। वही तरीका होगा पढ़ने का जो हमने कल पढ़ा। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि मैंने बात करा था कि अर्थशास्त्र की, तो आप सभी लोगों ने समझा। मैंने कहा कि एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कराता है उसको कहते हैं इकोनॉमी। फिर सुनिए, एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है। संसाधनों के सिद्धांतों सॉरी एक ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कराता है। संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कराता है। नहीं, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, लेकिन मिक्स मैच हो रहा है, लेकिन नहीं। तो हम एक बार छोटा सा इसमें एक तरफ अर्थशास्त्र को लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। मैंने इसमें बात करा था संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ठीक है, और इसको हम दो प्रकार से तोड़ते हैं। सबसे पहला हम इसको तोड़ते हैं, एक तो अर्थ, और दूसरा तोड़ लेते हैं इसको व्यवस्था। यानी अर्थ का मतलब होता है मनी या रिसोर्सेस। अर्थ का मीनिंग क्या होता है? मनी या रिसोर्सेस। लेकिन व्यवस्था का अगर मैं बात करूं, व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंधन, प्रबंधन या प्रणाली। प्रबंधन या प्रणाली। तो हमने इसको दो प्रकार से तोड़ा अर्थव्यवस्था के लिए, यानी अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ के मतलब की मैंने बात करी, यानी अर्थ का मतलब होता है मनी या रिसोर्सेस। आप कहेंगे रिसोर्सेस में भी दोनों है, इस पे भी दोनों है, चाहे नेचुरल हो या फिजिकल। और व्यवस्था को का अर्थ होता है प्रबंधन या प्रणाली। ठीक है, यानी डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कराता है उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन कराता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे चलो उसको लिख लेते हैं। मैंने कहा ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन करवाता है। यानी एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी प्रबंधन का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है? यानी उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन इस चीज के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था की आखिरकार परिभाषा क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं, कल ही हमने इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो मैंने कहा भारत की स्थिति के बारे में बात करूं तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने परसेंट है? आपने कहा 18%। मैंने कहा भूमि कितने परसेंट है? तो भूमि है 2.4%। मैंने पूछा कि पानी कितना है? तो आपने कहा 4%। मैंने कहा खनिज कितना है? तो आपने कहा 8%। अब मैंने कहा जैव विविधता कितनी है? तो आपने कहा 6 से 7%। तो इन सारी चीजों के बारे में, यानी 6 से 7 या 7 से 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 7%। ठीक है, तो इस चीज की अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत की पॉपुलेशन है आपकी 141 करोड़। ठीक है,
भारत की पॉपुलेशन कितनी? 141 करोड़। लेकिन 141 करोड़ के लिए क्या ये भूमि 2.4% ठीक है, सफिशिएंट है? पानी 4% सफिशिएंट है, खनिज 8%, जैव विविधता 6 से 7%। अगर देखा जाए तो इतनी जनसंख्या के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस यहाँ से हैं वो है हमारे पास वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। कैसे हैं? वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। और वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज कैसे किया जाए, इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की क्या पड़ती है? नीड पड़ती है। यही कहलाता है अर्थव्यवस्था। तो बात समझ रहे हैं मेरी? एक बार फिर देखिए, यानी जो भी पॉइंट आपके सामने है उस पॉइंट को एकदम क्लियर होना चाहिए है क्या आपके पास, ठीक है? तो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा होता है एक ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कराता है। प्रबंधन मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जैसे मैंने भारत की स्थिति के बारे में बात करी, तो भारत की जनसंख्या आप सभी को पता है 2023 में आपकी कितनी? 141 करोड़, 140 करोड़। यानी कल मैंने कहा था कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है चाइना, ठीक है? यानी इस चीज की हमने बात करी, ठीक। अब हमने कहा कि हम भारत की जनसंख्या देखें तो 18%, भूमि है 2.4%, पानी है 4%, खनिज है 8% और आपका जैव विविधता 6 से 7%। लेकिन हमारे पास क्या है? वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। तो वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस है लेकिन पॉपुलेशन क्या है हमारी? ज्यादा। विश्व में सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन, लेकिन रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड। वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम, सीमित से और कम, बहुत कम। तो इसी के लिए हमारे लिए इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ती है। इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? सिद्धांत, संसाधनों के सिद्धांतों के अध्ययन की बात करी जाती है, लेकिन इकोनॉमी में संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन कैसे किया जाए, यानी यहाँ पर सिद्धांत का अध्ययन कैसे किया जाए, यहाँ पर इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, यानी दोनों चीजों के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की। पूरे इंडिया के लिए, वर्ल्ड की बात, अभी तो हम केवल इंडिया की बात करें तो ऐसा सभी में देखा जाता है, चाहे आपका यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो, तो सभी में देखा जाता है। तो थोड़ा एक डाटा और समझते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं फर्स्ट सेंचुरी से बात करूं 1750 तक, और 1750 से बात करूं 1950 तक, और 1950 से बात करूं 2023 तक, तो ये चार शब्द आपको दिख रहे हैं कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1750, 1750 से 1950 और 1950 से लेकर आपका 2023 तक। तो अगर फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1750 की बात करूं तो इस टाइम पीरियड में थी इंडियन इकोनॉमी। 1750 से 1950 का जो टाइम पीरियड था इसमें थी आपका ब्रिटेन इकोनॉमी। और 1950 में अगर बात करें तो कौन है आपका? यूएसए इकोनॉमी। यूएसए इकोनॉमी यानी जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो वर्ल्ड के, विश्व के संसाधनों, यानी वर्ल्ड में जितने भी संसाधन थे, वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेस का कौन थी? यानी ऐसे कर सकते हैं, टोटल रिसोर्सेस की इंडियन इकोनॉमी उस समय कौन थी? यानी अगर फर्स्ट सेंचुरी से अगर 1750 की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के टोटल संसाधन की कौन थी? राजा थी, यानी किंग थी। लेकिन अगर 1750 से अगर मैं 1950 के टाइम पीरियड की बात करूं तो वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेस का किंग कौन था? वो आपका था ब्रिटेन। लेकिन 1950 से 2023 की बात करूं, यानी अब तक की बात करूं, तो आपका वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेस का किंग कौन है? आपका यूएसए। क्योंकि यूएसए की अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो यूएसए की जीडीपी है 25.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूं तो भारत की जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है आपकी? 18% है। देखिए, अगर मैं एक तरफ बात करता हूं, जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी एक प्रकार की आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी उसमें
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का गुण शामिल होता है किसमें, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम आगे बात करेंगे एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इन सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो कैसी इकोनॉमी आपकी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन अगर भारत की अगर जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन यहां से अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, भारत की पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन है 18% यानी आपकी 142 यानी 141 करोड़। तो आप यहां से समझिए, क्या भारत में हमारे पास 18% जनसंख्या है, भूमि 2.4% है और पानी 4% है, खनिज 8% है और जैव विविधता 7%। मतलब ये चीजें हमारे पास कम है लेकिन हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है। तो हमारे पास कैसे रिसोर्सेस है, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। तो भारत की जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन पॉपुलेशन कितनी, 18%। अब हम बात करते हैं यूएसए की, यूएसए की। ठीक है, तो यूएसए की अगर मैं जीडीपी की बात करता हूं तो यूएसए की जीडीपी दी जाती है 25.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर मैं यूएसए की पॉपुलेशन की यहां से बात करता हूं कि अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, तो एक डेटा दे देता हूं छोटा सा, 35 करोड़। तो 35 करोड़ आपने देख लिया कि वहां की यूएसए की जनसंख्या है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है, 35 करोड़। तो क्या अब हम इसमें बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास भारत की जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन जनसंख्या है ज्यादा। तो जनसंख्या के मुकाबले क्या जीडीपी हमारे यहाँ सफिशिएंट है, नहीं, क्योंकि हमारे पास कैसे रिसोर्सेज है, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए की जीडीपी है 25.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला कंट्री कौन है, यूएसए। और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 35 करोड़। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24-25 करोड़ के आसपास है, और यहाँ देखिए कितनी जीडीपी है। ठीक है, और इसकी कितनी यूएसए की, 35 करोड़। तो वर्ल्ड का किंग इस समय कौन है, तो फिर देखिए फर्स्ट सेंचुरी 1750 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के समस्त संसाधन यानी वर्ल्ड के जो टोटल रिसोर्सेज का किंग थी कौन, इंडियन इकोनॉमी का, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1750 के टाइम पीरियड। लेकिन 1750 से लेकर 1950 का टाइम पीरियड में किंग कौन था वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का, वो था ब्रिटेन का इकोनॉमी। और 1950 से लेकर 2023 में अगर बात करें इस समय, तो वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का किंग कौन है, आपका यूएसए इकोनॉमी। क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी आपकी कितनी है, आपकी यूएसए की इकोनॉमी 25.5 ट्रिलियन डॉलर। तो ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है। तो आज हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था पर, लेकिन पिछली वीडियो में हमने जो बेसिक्स पढ़ा था वो बेसिक पढ़ा था हमने अर्थशास्त्र का। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से समझना है। तो आप मेरे साथ अगर इसको बनाते चलेंगे, इसको लिखते चलेंगे, तो गारंटी देता हूं एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है। अगर अर्थव्यवस्था में आपका किसी देश का नाम, किसी क्षेत्र का नाम और किसी समूह का नाम जोड़ दिया जाए तो वह एक पूर्ण अर्थ प्राप्त कर लेता है। अब कैसे पूर्ण अर्थ प्राप्त करता है, तो समझिए। जैसे मैं देश की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी हो सकता है या चाइनीज इकोनॉमी हो सकता है। अगर क्षेत्र की बात करूं तो एशियन इकोनॉमी या यूरोपियन इकोनॉमी हो सकता है। लेकिन अगर मैं समूह की बात करूं तो डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकता है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकता है। तो तीन चीजों की मैं बात कर रहा था कि अर्थव्यवस्था अपने आप में कैसा शब्द है, एक अपूर्ण शब्द है। कैसा शब्द है, अपूर्ण शब्द है। अगर अर्थव्यवस्था में, अगर इसमें चाहे किसी क्षेत्र का नाम, चाहे किसी देश का नाम, चाहे किसी समूह का नाम जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण शब्द बन जाएगा। क्षेत्र में आपका आ जाएगा आपका कि एशियन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी। ठीक है, समूह में आपका आ जाएगा डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन देश में आपका आएगा इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो थोड़ा सा इस चीज को और समझते हैं। देखिए, तो यहां तक हम सारी चीजों के बारे में समझ चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है। इसके आगे आप किसी क्षेत्र का नाम जोड़ सकते हैं या किसी समूह का नाम जोड़ सकते हैं या किसी देश का नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है,
अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र में किसको शामिल कर सकते हैं आपका, तो क्षेत्र में आपका हो सकता है एशियन इकोनॉमी या यूरोपियन इकोनॉमी। अगर समूह की बात करते हैं तो समूह में आपका हो सकता है डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और अगर देश में बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी या आपका चाइनीज इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें आपकी शामिल हो जाती है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्र अर्थव्यवस्था। देखिए छोटी सी अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा कि वर्ल्ड की जो टोटल जीडीपी है वो है आपकी 95 ट्रिलियन डॉलर, 95 ट्रिलियन डॉलर। तो इसमें से अमेरिका की है 25.5 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की है 19.9 ट्रिलियन डॉलर और भारत की अपने 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात करते हैं, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, यानी भारत एक कैसा राज्य होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। अगर हम बात करते हैं वो कहता है कैसा स्टेट होगा, तो मैंने कहा कि वेलफेयर स्टेट होगा। कैसा स्टेट होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, हमारे पास कैसे हैं, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य कब होगा, जब हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा कि 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं तो हमें हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी मिली। और हम बात करते हैं 24 जुलाई 1991 को बंद अर्थव्यवस्था से आजादी मिली, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 के लिए केंद्रीयकरण से आजादी, किसके लिए, भारत के लिए, ठीक है। तो इस डेटा को हम थोड़ा लिख लेते हैं कि है क्या यहाँ पे, ठीक है। हमने बात करा था कि 15 अगस्त 1947 के लिए भारत को किससे आजादी मिली, तो भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के लिए। अब यहां से बात करते हैं 26 जनवरी 1950, एक डेट बात करते हैं 24 जुलाई, 24 जुलाई 1991, यानी 26 जनवरी 1950 से अंग्रेजी जो व्यवस्था थी उससे आजादी मिली, यानी अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी मिली, अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी मिली, ठीक है। 24 जुलाई 1991 को बंद अर्थव्यवस्था से आजादी मिली, बंद अर्थव्यवस्था से आजादी मिली, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को हमें केंद्रीयकरण से आजादी मिली। किससे आजादी मिली, केंद्रीयकरण से, केंद्रीयकरण से क्या मिली, आजादी, ठीक है। तो ये बात आपको छोटी सी ध्यान रखना। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत को आजादी मिली, 26 जनवरी 1950 के लिए अंग्रेजी व्यवस्था से आजादी मिली थी, 24 जुलाई 1991 को बंद अर्थव्यवस्था से आजादी मिली और 24 अप्रैल 1993 के लिए आपका केंद्रीकरण से क्या मिली, आजादी मिली। लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 की बात करूं तो उससे पहले क्या चल रहा था, उससे पहले चल रही थी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में समता की लड़ाई चल रही थी। किसकी लड़ाई चल रही थी, समता की लड़ाई चल रही थी। तो ये जो अभी मैंने यहाँ से पॉइंट आपको समझाया था कि अर्थव्यवस्था आखिरकार है क्या, तो उम्मीद करता हूं आपके लिए समझ में आई होगी, ठीक है। यानी अगर जो आपका 24 जुलाई 1991 के लिए ही आपका एक मॉडल लाया गया था जिसको हम कहते हैं एलपीजी मॉडल। कौन सा मॉडल कहते हैं, एलपीजी मॉडल। एलपीजी को अगर हम तोड़ते हैं छोटा सा, कि इसको कहते हैं उदारीकरण, उदारीकरण, इसको कहते हैं निजीकरण और एक इसको कहते हैं वैश्वीकरण। एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये लाया गया था आपका उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये क्या था, इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना कि एलपीजी मॉडल जो था उसमें सरकार की भूमिका को घटाना था तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना था। तो ये क्या था, इसमें सरकार की जो भूमिका थी, सरकार की भूमिका को घटाना था
और निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी उसको क्या करना था, बढ़ाना था। यही मॉडल कहलाता है। ये कि मॉडल क्या था, इसमें सरकार की जो भूमिका थी उसको कम करना था। एलपीजी मॉडल एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। ठीक है, इसमें क्या था कि सरकार की भूमिका को हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, और निजी क्षेत्र की भूमिका को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तभी तो लोग आज कहते हैं कि गवर्नमेंट सारी चीजें, सरकार सारी चीजें, कि मोदी जी की सरकार है ये सारी चीजें बेच रही है। एंड वो क्या कर रही है, वो केवल एलपीजी मॉडल को अपनाकर क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना काम फास्ट करता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर फास्ट काम करता है, तो इसीलिए अपनी जो चीजें हैं, सरकारी संपत्ति है, उनको निजी क्षेत्र के हाथों में दे रही है। ठीक है, ताकि समय पर काम पूरा हो सके। तो गवर्नमेंट बेच नहीं रही, गवर्नमेंट क्या करे, सिर्फ अपना क्या करे, एलपीजी मॉडल के अकॉर्डिंग निजी क्षेत्र की भूमिका को आगे बढ़ाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। तो अगर मैं 1 अप्रैल 1956 की बात करता हूँ, 1 अप्रैल 1956 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, तो 1 अप्रैल 1956 में 80% जो थी पब्लिक इकोनॉमी थी और 20% प्राइवेट इकोनॉमी। लेकिन जैसे ही 24 जुलाई 1991 का समय आता है, ठीक है, यहां से मैंने बात करा कि 1 अप्रैल 1956 में, यानी पब्लिक इकोनॉमी और आपका प्राइवेट इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी की भूमिका थी 80% और प्राइवेट इकोनॉमी की भूमिका कितनी थी, 20%। कब, 1 अप्रैल 1956 की। लेकिन 24 जुलाई 1991 का जो समय आता है, इसको हम कहते हैं मेरे भाई ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, ओपन इकोनॉमी, यानी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या था कि जो 80% जो पब्लिक इकोनॉमी थी उसको कम कर प्राइवेट इकोनॉमी जो 20% थी उसकी मात्रा को क्या करना है, बढ़ाना है। यानी इन्होंने क्या करा कि पब्लिक इकोनॉमी को इन्होंने 24 जुलाई 1991 जो बंद अर्थव्यवस्था आजादी मिली, इन्होंने सोचा कि अब हमें ये करना है कि पब्लिक इकोनॉमी जो है इसकी मात्रा कितनी है, 80%, इसको घटाया जाए। और जो आपकी प्राइवेट इकोनॉमी है इसकी मात्रा कितनी है, 20%, उसको क्या करा जाए, बढ़ाया जाए। तो यही चीज हुई थी कब, 24 जुलाई 1991 को, यानी 25 जुलाई भी मानते हैं तो 24 जुलाई आपको ध्यान रखना है। तो एलपीजी मॉडल में ये था कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो छोटा छोटा पॉइंट समझ लेते कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण कहलाता है कि अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण करना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण होता है अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण। अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण करना ही उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण की बात करते हैं तो आंतरिक अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण। कौन सी अर्थव्यवस्था, आंतरिक अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण क्या कहलाता है, आपका निजीकरण। और वैश्वीकरण की बात करते हैं तो बाहरी अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण। तो बाहरी अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण। तो आप इस प्रकार एक बार फिर समझिए, इसको हम कहते हैं, यानी जो आपका उदारीकरण था इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी इसकी जो डेट है वो कब है, 24 जुलाई 1991। इसी समय एलपीजी आया था ना। ठीक है, तो अब एक बार फिर समझिए, मैंने कहा उदारीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण करना ही उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण का मतलब होता है आंतरिक अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण करना ही निजीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण का मतलब होता है बाहरी अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो जो एल है, यानी एल मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, तो इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 24 जुलाई 1991, तो जब 24 जुलाई 1991 को आपको क्या कहा जाता है, इसी को एलपीजी मॉडल कहा जाता है। ठीक है, या ओपन इकोनॉमी कहा जाता है, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इसको कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पीवी नरसिंह राव। किसने दिया था, पीवी नरसिंह राव। ये जो एलपीजी मॉडल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था पीवी नरसिंह राव। ठीक है, अब इसमें इसी के लिए 24 जुलाई 1991 को ध्यान में रखकर ही 12 मई 2020 को गवर्नमेंट लाई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान। कौन सा, 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लाई थी गवर्नमेंट,
12 मई 2020 के लिए एलपीजी मॉडल को ध्यान में रखकर, यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान गवर्नमेंट लाई थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो आपके सामने, यानी ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो छोटा सा जो एलपीजी मॉडल था, अब इसमें अगर बात करते हैं पब्लिक सेक्टर 80% से घटकर कितना रह गया, तो 2022 का डेटा देता हूं, तो ये 2022 में अगर बात करते हैं तो पब्लिक जो सेक्टर है, ठीक है, यानी सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर आपका घटकर रह गया इस समय 4%, और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका जो 20% थी उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया, 96%। यानी पब्लिक सेक्टर को घट गया, यानी पब्लिक सेक्टर की जो भूमिका 80% थी 2022 में वह केवल 4% रह गई। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं जिसकी भूमिका उस समय 20% थी, उसको बढ़ाया जाना था, तो उसकी भूमिका आज कितनी होगी, आपकी 96% होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि अर्थव्यवस्था है क्या। जैसे हमने बात करा था कि जीडीपी की बात करी कि भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, तो मैंने कहा यूएसए की 25.5 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की 19.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जापान की 4.9 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी के 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और अपने भारत की है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। ये जो है आपकी एब्सोल्यूट या नॉमिनल जीडीपी है। कैसी जीडीपी, एब्सोल्यूट या नॉमिनल जीडीपी, जिसको हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब लेकिन अगर जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर बात करूं, यानी सकल घरेलू उत्पाद किसके आधार पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर, तो भारत की है आपकी 11.7 ट्रिलियन डॉलर, कितनी, 11.7 ट्रिलियन डॉलर की, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। वो एब्सोल्यूट जीडीपी थी, नॉमिनल जीडीपी का तरफ भारत का विश्व में 5वां स्थान है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर जीडीपी भारत की, ठीक है, तो विश्व में इसका तीसरा स्थान है जो कि 11.7 ट्रिलियन डॉलर। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है 30 ट्रिलियन डॉलर चाइना का आता है, और सेकंड पर आता है आपका यूएसए का 25 ट्रिलियन डॉलर, और थर्ड जो आपका आता है वो आता है आपका इंडिया का 11.7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो उस समय 1951 में था आपका सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन गौर फिर उसके बाद लाया गया था 1950 में था आपका, उसमें उस समय 1950 में था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को, यानी जो आपका एक था सीएसओ, एक था आपका एनएसएसओ, ये था आपका 1950 का, ये था 1951 का, इन दोनों को मिक्सअप करके, यानी सीएसओ एनएसएसओ को मिलाकर अब गवर्नमेंट लाई है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, जो आपका 2019 में है। 2019 में कौन गवर्नमेंट के लाई, एनएसओ। यही आपका जीडीपी, यही आपका जीएनपी, यही आपका एनएनपी, और यही आपका एनडीपी, इन सारी चीजों की क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, यानी गणना करता है। ठीक है, कौन, एनएसओ। एनएसओ जो 2019 में था, जो गवर्नमेंट लेकर आई थी, ये क्या करता है, आपकी जीडीपी की, एनडीपी की, जीएनपी की, एनएनपी की क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो अब हमने पूरा, अगर मैं बताऊं कंक्लूजन दूं, तो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, भारत की स्थिति से इसकी तुलना करी, फिर हमने बात करा कि फर्स्ट सेंचुरी 1750 में इंडियन इकोनॉमी कौन किंग था, 1750 से 1950 में कौन किंग था, वर्ल्ड के टोटल रिसोर्सेज का 1950 2023 में कौन किंग था। फिर हमने 1947, 1950, 1951, 1996 की बात करी। हमने बात करा 24 जुलाई 1951 को बंद अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था आजादी मिली थी, तो हम लाए थे एलपीजी मॉडल, उसका कॉन्सेप्ट दिया था पीवी नरसिम्हा राव ने, तो इसको ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इसमें ये था, हमें पब्लिक जो सेक्टर था 80% उसकी भूमिका को कम करना, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाना। इसलिए हमने क्या करा, पब्लिक सेक्टर की जो भूमिका थी 80% से घटाकर केवल 4% छोड़ दी, और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी, वो कर दी हमने 96%। तो एलपीजी मॉडल की बात करते हैं, एल मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो उदारीकरण की मैंने बात की, अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण, उदारीकरण, आंतरिक अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी बाहरी अर्थव्यवस्था के नियमों का सरलीकरण, आपका वैश्वीकरण। तो यही चीज है। तो उदारीकरण को हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी 24 जुलाई 1991 को। तो एलपीजी में क्या था कि सरकार की भूमिका को कम करना है और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना है। इसलिए गवर्नमेंट लोग कहते हैं कि सरकार सारी चीजें बेच रही, नहीं, सरकार सारी चीजें, सरकारी संपत्ति उनको
निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दें ताकि काम बहुत फास्ट हो सके। ठीक है,